हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 12 का जो टॉपिक 3 है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। टॉपिक 3 जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि है। कौन सा है बच्चों? जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जनसंख्या टॉपिक के अंदर जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वितरण क्या है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, जैसे महत्वपूर्ण बिंदु का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि मानव एक संसाधन के रूप में किस तरह होता है और मानव को संसाधन क्यों माना जाता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमारा जो पहले लेसन का जो नाम है वो क्या नाम है? जनसंख्या, वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। तो पहले अपन इस लेसन के बारे में जानते हैं कि जनसंख्या क्या होती है, जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होती है या जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन जनसंख्या। जनसंख्या, देखो बच्चों, यदि जनसंख्या को यदि हम तोड़कर संधि विच्छेद या इसके टुकड़े करें तो क्या बनता है? जन प्लस संख्या। जन प्लस संख्या, तो जन प्लस संख्या मतलब लोगों की संख्या। क्या बनती है? लोगों की संख्या। इसकी परिभाषा क्या बनती है? किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहा जाता है। देखो, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या। और हमने तोड़ा तो क्या बना? जन प्लस संख्या मतलब जन की संख्या। तो लोगों की संख्या को या जन की संख्या को बात वही है, बाकी मैंने परिभाषा बनी है कि किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। फिर अपन का टॉपिक बनता है जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, देखो बच्चों, जनसंख्या तो बन गई लोगों की संख्या। वितरण का मतलब होता है फैलाव। वितरण का क्या होता है बच्चों? फैलाव। क्या मतलब? ये जनसंख्या कहां कितनी फैली हुई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। उनके बारे में क्या करना है? जानकारी प्राप्त करना है। तो जनसंख्या कहां फैली है उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या बन जाएगा? जनसंख्या वितरण। क्या बन जाएगा बच्चों? जनसंख्या वितरण। तो इसकी परिभाषा बनती है कि किसी विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाती है? जनसंख्या वितरण। याद रखना, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनसंख्या का अध्ययन करना क्या कहलाता है बच्चों? जनसंख्या वितरण। बच्चों, नोट याद रखना कि जनसंख्या के बारे में काफी बार सवाल पूछा जाता है 2001 से संबंधित और 2011 से संबंधित। काफी बार पूछा जाता है बच्चों 2001 के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखना 613 करोड़। कितनी थी? 613 करोड़ जनसंख्या विश्व की जो पाई जाती थी। और 2011 की बात करें तो लगभग 2013 तक का आंकड़ा दिया हुआ आपकी पुस्तक में, तो 714 करोड़। कितनी है? 714 करोड़ विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या 2001 के अनुसार, 2011 के अनुसार कितनी है, कहां पर पाई जाती है, इस प्रकार का भी सवाल पूछा जाता है। तो 2001 में थी 613 करोड़, 2013 में थी 714 करोड़। फिर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप की बात करें बच्चों तो वो है हमारा एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप।
विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है एशिया है, और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा होगा बच्चों? ओसेनिया। कौन सा होगा? ओसेनिया। तो ये हो गए हमारे जनसंख्या के अंदर। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ओसेनिया है। फिर अपन लेते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व ये क्या होता है? सबसे पहले बात कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो एक बात याद रखना बच्चों, ये तो अपन को पता चल गया जनसंख्या का मतलब होता है लोगों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। और फिर घनत्व का मतलब होता है कि इसका सीधा से याद रखना है कि धरातल की स्थिति के आधार पर वह कितने लोग पाए जाते हैं। धरातल की स्थिति के आधार पर वह कितने लोग पाए जाते हैं, उनके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जनसंख्या घनत्व। तो बच्चों पहले अपन को याद रखना है घनत्व की इकाई क्या है। किसकी इकाई? घनत्व की। घनत्व की इकाई पूछा जाए तो इसकी इकाई है प्रति वर्ग किलोमीटर, यूनिट ऑफ डेंसिटी। यूनिट ऑफ डेंसिटी तो कौन सी है? प्रति वर्ग किलोमीटर। और आप यूनिट के माध्यम से ही आप इस घनत्व की परिभाषा बना सकते हो। जैसे मैं बना रहा हूं प्रति वर्ग किलोमीटर, ये तो क्या हुई? यूनिट। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। देखो बच्चों, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, जनसंख्या लोगों की संख्या, इन दोनों से ही मिलाकर हमने क्या बना ली? जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व। और यदि जनसंख्या घनत्व की बात करें तो विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व, विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व की बात हो तो वो है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखना बच्चों, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। सॉरी, प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब अगला बिंदु है वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि की बात करें, जनसंख्या वृद्धि, तो याद रखना बच्चों, वृद्धि के ज्ञात करने के लिए दो स्थिति का निर्धारण होना जरूरी है। एक बीता हुआ और एक वर्तमान। एक बीता हुआ और एक वर्तमान, दो स्थिति के माध्यम से ही हम जनसंख्या वृद्धि ज्ञात कर सकते हैं। और जनसंख्या वृद्धि चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो तो वृद्धि ही कहलाती है। लेकिन उसके आगे कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यदि जनसंख्या कम होती है तो ऋणात्मक वृद्धि लिखा जाता है, और जनसंख्या ज्यादा होती है तो धनात्मक वृद्धि लिखा जाता है। तो याद रखना, किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों, किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। याद रखना बच्चों, किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों के मध्य लोगों की संख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि। तो आपने जाना बच्चों, हमारे जो लेसन का टॉपिक है वो जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि है, और उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं उसके बारे में आपने अध्ययन किया। अब हमारा जो बिंदु बनता है वो है
मानव एक संसाधन के रूप में, मनुष्य एक संसाधन के रूप में क्यों है, मनुष्य को संसाधन क्यों कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम ही है कि मानव ही सभी प्रकार के संसाधनों का उपयोग करता है, इसीलिए इनको संसाधन उपयोगकर्ता के नाम से भी जाना जाता है। मानव देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देता है, देश के आर्थिक विकास में योगदान देता है, प्रकृति के विकास में भी योगदान देता है। इसी कारण मानव को क्या कहा गया, एक संसाधन कहा गया। क्या कहा गया, एक संसाधन कहा गया। अब आपको बताया जाए कि बच्चों कि संसाधन क्या होता है, संसाधन कैसे होते हैं, संसाधन का रूप कारण कैसा होता है, वो अपन देखते हैं। तो पहले अपन लेते हैं संसाधन। संसाधन क्या होते हैं, तो वे सभी पदार्थ या तत्व, वे सभी पदार्थ व तत्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वे सभी पदार्थ या तत्व जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। वे चाहे वो कोई भी पदार्थ हो, तत्व हो। जैसे बच्चों आप एक स्टूडेंट हो, आपकी आवश्यकता क्या है, नोटबुक, बुक्स, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, ये आपकी पढ़ाई का एक क्या है, भाग है। इसके बिना आपको पढ़ाई करना क्या होता है, मुश्किल होता है। जब ये चीजें आपको मिल जाती है तो आपकी जो आवश्यकता थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई। तो जो तत्व या पदार्थ आपकी आवश्यकता की पूर्ति करता है वही क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब अपन मानव संसाधन क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मानव संसाधन की सीधी भाषा में देखे जाए तो वे मानव जो देश के आर्थिक विकास में योगदान दे और देश की संस्कृति और प्रकृति का ध्यान रखे, उनको हम क्या कहते हैं, मानव संसाधन। क्या कहते हैं, मानव संसाधन। अब हमारा बिंदु है पहला, मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है। यदि आप मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हो तो आपको मानव भूगोल का जो मुख्य भाग होगा वो मानव होगा। कौन होगा बच्चों, मानव। क्योंकि मानव भूगोल के अंदर सारी मानव की जो क्रियाएं हैं, चाहे वो आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे वो सामाजिक क्रियाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक क्रियाएं हैं, चाहे कोई भी क्रियाएं हैं, उसका हम मानव भूगोल में अध्ययन करता है। इसलिए मानव को ही केंद्रीय बिंदु माना गया है, क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है और मनुष्य ही उनके प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का क्या करता है, उपयोग करता है। इसलिए मानव भूगोल का एक अंग माना गया है। अब प्राकृतिक तत्व ऐसे तत्व जिसका निर्माण में प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे तत्व जिनके निर्माण में प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व जिनके निर्माण में मानव का बड़ा योगदान होता है, उन तत्वों को सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है। जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, भवन निर्माण, दुकानें, ये सब किसने बनाई है, मानव ने। इसे सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण माना जाता है। उनसे प्रभावित होता है मानव है, वो प्राकृतिक तत्व और सांस्कृतिक तत्व से क्या होता है, प्रभावित होता है। आपने देखा होगा कुछ भूगोलवेत्ताओं ने यह भी कहा था कि ठंडे प्रदेश के जो लोग होते हैं बहादुर होते हैं। क्या होता है, बहादुर होता है। लेकिन चिंतनशील के अंदर वो क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। और गर्म प्रदेश के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कम बहादुर होते हैं। लेकिन चिंतनशील में क्या होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। तो उसका कारण क्या है, प्रकृति है। क्या है, प्रकृति है। तो प्रकृति मनुष्य को प्रभावित करती है और मनुष्य किसको प्रभावित करता है, प्रकृति को करता है। किसे करता है, प्रकृति को करता है बच्चों। और उसमें परिवर्तन भी करता है। और जब मनुष्य को जब प्रकृति प्रभावित करती है तो उस प्रभाव को कम करने के लिए प्रकृति के अंदर वो क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है,
परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपने क्लास में बैठे हो, आपके यहाँ बहुत सर्दी पड़ रही है, तो आप क्या करोगे कि इसमें आप हीटर चला दो, तो ठंडे बादलों को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो गर्म करने का मतलब हुआ है हमने प्रकृति हमें ठंड से प्रभावित की, तो हमने उसको क्या कर दिया, गर्म कर दिया, मतलब उसको परिवर्तन कर दिया। या ज्यादा गर्मी हुई तो हमने एसी चालू कर दी, तो हमने प्रकृति से प्रभावित हुए तो हमने उसमें क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। जल, भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ और वनस्पति और जंतुओं का उपयोग मनुष्य ही करता है। और पृथ्वी के ऊपर जो कारक है कौन कौन से, भूमि, जल, मिट्टी, खनिज और वनस्पति और जंतुओं, इन सब का उपयोग कौन करता है, मानव करता है। कौन करता है, मानव करता है, मनुष्य करता है। इसीलिए इसको हम प्राकृतिक संसाधन का एक अभिन्न अंग भी मानते हैं। इन तत्वों को हम प्राकृतिक संसाधन क्या मानते हैं, अभिन्न अंग, जिसका उपयोग मनुष्य करता है। तो अब अपन लेते हैं सबसे पहले एक बात यह है कि भूमि के ऊपर आपने देखा होगा कि भूमि का विभिन्न रूपों में उसका उपयोग किया जाता है। कृषि क्रियाओं में किया जाता है, पशुपालन में किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे भवन निर्माण में किया जाता है। कुल मिलाकर सारे सेक्टर ऐसे हैं जो भूमि के बिना नहीं हो सकते। जल है तो कल है, जल है तो पल है, मतलब जल ही जीवन है। तो जल हमारा जीवन का अभिन्न अंग है। जल है तो मनुष्य जीवित है, जल है तो पशुपालन जीवित है, जल है तो कृषि जीवित है। मिट्टी का निर्माण प्राकृतिक तत्व से ही होता है। मिट्टी धरातल के सबसे ऊपरी महीन कणों से युक्त बनी एक उमस या जैविक तत्व से निर्मित परत होती है, उसी को हम मिट्टी कहते हैं। मिट्टी की परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो सीधी भाषा में लिख सकते हो आप, धरातल की सबसे ऊपरी परत जिसमें जैविक तत्व पाए जाते हैं। धरातल की सबसे ऊपरी परत जिसमें जैविक तत्व पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी से ही हम सारी गतिविधियां कर पाते हैं, क्योंकि मिट्टी से ही हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो पाती है। खनिज पदार्थ, आपसे पूछ लिया जाए खनिज क्या है, तो खनिज की सीधी सी परिभाषा है बच्चों, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। धरातल के आंतरिक भाग से निकाले गए तत्वों को क्या कहा जाता है, खनिज। क्या कहा जाता है, खनिज। याद रखना, धरातल के आंतरिक भाग से निकाले गए तत्वों को क्या कहते हैं, खनिज। जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, निकेल, बॉक्साइट, ये क्या है, खनिज है जो जमीन के अंदर से निकलते हैं। वनस्पति का मतलब है विभिन्न प्रकार के घास फूस और पेड़ पौधे। तो वनस्पति की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो याद रखना बच्चों कि धरातल के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की घास, पौधे व वृक्षों को ही वनस्पति कहा जाता है। धरातल के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो घास होती है, पौधे होते हैं और वृक्ष होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति कहा जाता है। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों कि खनिज धरातल के आंतरिक भाग से निकाले गए क्या होते हैं, तत्व होते हैं। वनस्पति धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की घास, पौधे और वृक्ष को कहा जाता है। और आपको पता ही है वनस्पति के आधार पर वनों को भी भारत के अंदर 5 प्रकार से बांटे जाते हैं। अगला बिंदु, मानव ही कृषि, पशुपालन, निर्माण, उद्योग और व्यापार, परिवहन व आर्थिक क्रियाएं करता है। मानव ही क्या है, उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है, जैसे कृषि, पशुपालन, निर्माण उद्योग, व्यापार और
परिवहन, ये सारी क्या है इनकी आर्थिक क्रियाएं हैं। क्या है? आर्थिक क्रियाएं। तो उन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य इन सभी चीजों का क्या करता है? उत्पादक करता है या उत्पादन करता है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या बनता है? आर्थिक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, आर्थिक क्रिया। इकोनॉमिकल एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी क्रिया जिसको करने से व्यक्तियों को क्या मिले? पैसा, मनी। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्थिक क्रिया। ऐसी क्रिया जिनको करने से मानव को या व्यक्तियों को आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। तो याद रखना, ऐसी क्रिया जिनको करने से मानव को आय की प्राप्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। और आपने बच्चों मालूम होगी कि आपने 10th क्लास के अंदर 3 आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया था। प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया। इनको हमने 10th क्लास तक पढ़ा था। जब आप 12th क्लास के अंदर आओगे बच्चों, तो इनका थोड़ा सा सिलेबस क्या होगा? विस्तारित हो जाएगा। तो आप 5 प्रकार की आर्थिक क्रिया पढ़ोगे। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। उसमें चतुर्थ और पंचम जो क्रियाएं हैं और तृतीय क्रिया का ही उप विभाग बनकर सामने आएगी। तृतीय क्रिया आपका क्या बनेगी? उप विभाग। तो इस तरह 12th क्लास के अंदर आपकी आर्थिक क्रिया कितनी हो जाती है? 5। कितनी हो जाती है बच्चों? 5। जिसमें पहली प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। इस तरह कितनी हुई? 5 आर्थिक क्रिया हुई, जो आपको 12th बेस के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। अब कृषि। कृषि क्या है? यह आपका लेसन भी है और पैटर्न के अनुसार याद रखना। कृषि लैटिन भाषा का एग्रीकल्चर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी क्या होता है बच्चों? मिट्टी। एग्री यानी क्या होता है बच्चों? मिट्टी। और कल्चर यानी जुताई। कल्चर यानी क्या होता है? जुताई करना। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो अर्थात मिट्टी पर जुताई करने के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन व कुक्कुट पालन, कुक्कुट का अर्थ होता है बच्चों मुर्गी पालन, क्रिया भी की जाती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कृषि। कृषि लैटिन भाषा का शब्द एग्रीकल्चर से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ एग्री यानी मिट्टी, कल्चर यानी जुताई करना, अर्थात मिट्टी की जुताई करने के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन क्रिया करना क्या कहलाता है? कृषि। और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, आधुनिक कृषि के जो जनक है, आधुनिक कृषि विज्ञान के जो जनक है, वो नॉर्मन बोरलॉन्ग है, जो अमेरिका के निवासी है, जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। और भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने की थी। अब है उद्योग। पशुपालन मतलब पशु को पालने संबंधित क्रियाएं। अब उद्योग क्या है? तो उद्योग की जो परिभाषा है बहुत ही अच्छी, सिंपल तरीके से, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है बच्चों, नॉर्मल परिभाषा दी हुई है आपकी किताब के अंदर। आपको बस 12th क्लास के बेस को समझना है। क्या करना है? 12th क्लास के बेस को समझना, बाकी परिभाषा कोई हार्ड नहीं है। तो उद्योग की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो सीधा सा लिखना है, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का रूप परिवर्तन, प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का मशीनरी द्वारा रूप परिवर्तन करके
मूल्यवान बनाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? उद्योग। क्या कहा जाता है बच्चों? उद्योग। प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का मशीनी द्वारा रूप परिवर्तन करके मूल्यवान बनाई जाने वाली इकाई को हम क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग। फिर व्यापार। व्यापार क्या होता है वो आप खुद बच्चों जानती हो, आपने देखा भी होगा, ये क्रियाएं आप करते रहते हो। व्यापार की यदि आपसे परिभाषा पूछे तो सीधी सी परिभाषा है बच्चों, सीधी सी, कोई रखने की जरूरत नहीं है, कि व्यक्तियों द्वारा आयात व निर्यात करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? व्यापार। व्यक्ति जब किसी वस्तु का आयात और निर्यात करता है तो हम उसको क्या कहते हैं? व्यापार। जैसे बच्चों आपको पेन की जरूरत होती है तो आप दुकानदार को पैसे देते हो और पेन लेते हो, तो आउटपुट और इनपुट की तरह ही प्रक्रिया होती है इसमें भी, कि आपने पैसे दिए और पेन लिया। तो पैसे देने का मतलब आपने क्या किया है? निर्यात किया है पैसों का, और वस्तु का आपने क्या किया है? आयात किया है। तो यही आपका क्या बना? व्यापार बना। सामाजिक संगठन राजनीतिक प्रबंधन और सांस्कृतिक विकास करता है। और फिर मनुष्य इन सारी क्रियाओं के अलावा वापस सामाजिक संगठनों का निर्माण करता है, राजनीतिक क्रियाओं का प्रबंधन करता है और सांस्कृतिक विकास भी करता है। ये सारे मनुष्य की क्या है? देन है। ये प्रकृति की देन है और मनुष्य के उस पर क्या है? छाप छोड़ी हुई है। तो अपन अगले बिंदु को देखते हैं। वह प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण करता है, और मानव इन सारे प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है? उपयोग करता है, और फिर इन उपयोग करके उनसे क्या बनाता है? सांस्कृतिक तत्वों का निर्माण करता है। जैसे भवनों का निर्माण करता है, रेल मार्गों का निर्माण करता है, सड़क मार्गों का निर्माण करता है, बिल्डिंग बनाता है, स्कूल बनाता है। तो ये सब कैसे करता है? वो प्राकृतिक संसाधनों का पहले उपयोग करता है, फिर उसके अन्य रूपों में इसका उपयोग में लाते हैं। इसलिए भूगोलवेत्ताओं के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया, और इसीलिए भूगोलवेत्ताओं को प्रकृति के जो भी तत्व है उसका अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो अपन लेते हैं पहले प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो याद रखना बच्चों, प्राकृतिक संसाधन की जो परिभाषा आती है तो बहुत ही सिंपल है। याद रखना, प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों को, प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधनों को ही क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे आप मान लो कोयला है, पेट्रोलियम है, लोहा है, जस्ता है, निकेल है, ये सब हमें कहां से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं बच्चों? प्रकृति से। यदि आपसे पूछ ले मानवीय संसाधन किसे कहते हैं तो आपको भी घबराना नहीं, नॉर्मल सी परिभाषा है। जो संसाधनों का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है उन्हीं को हम मानवीय संसाधन कहते हैं। जिन संसाधनों का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया हो उसे मानवीय संसाधन कैसे है? जैसे बस है, ट्रक है, रेलगाड़ी है, पंखा है, ये सब मनुष्य ने बनाए हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मानवीय संसाधन। इस तरह बच्चों आपने इस लेसन के अंदर आपने जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा क्या होती है, इसके अलावा आप मनुष्य या मानव एक संसाधन के रूप में किस तरह होता है उसके बारे में पढ़ा। आपने देखा कि मनुष्य ही प्रकृति पर पाए जाने वाले सारे तत्वों का उपयोग करता है, इसीलिए मनुष्य को संसाधन के रूप में जाना जाता भी है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर विभिन्न प्रकार की रिपोर्टों के अनुसार देखेंगे कि कहाँ विश्व के अंदर कितनी जनसंख्या पाई जाती है, किस महाद्वीप में कितनी पाई जाती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो असमान वितरण है, विश्व जनसंख्या वितरण का असमान वितरण का जो प्रतिरूप है उसके बारे में हम विश्लेषण के साथ उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।